नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम प्राचीन भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रिजर्वायर आपसे पूछा जाए तो वो किस जगह से संबंधित है? अब धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। जायंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रिजर्वायर से संबंधित जो जगह है, स्थान है, वो है धौलावीरा। लोथल जो ऑप्शन बी यहां पर दिया है, ये पोर्ट सिटी के लिए फेमस था। दुनिया का पहला बंदरगाह इसे माना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा सिटी थी मेन, उसकी जो खोज की थी वो सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी जो सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, वो आर.डी. बैनर्जी जी ने की थी 1922 में। वहीं अगर आप देखेंगे कि इसकी जो घोषणा थी, इस हड़प्पा सभ्यता की जो घोषणा थी, वो सन 1924 में सेंट जॉन मार्शल द्वारा की गई थी घोषणा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप मैप देख सकते हैं हड़प्पन सभ्यता का। एक त्रिभुजा आकार में फैला हुआ था ये पूरा। सबसे दक्षिणी भाग में आप देख पा रहे होंगे दाइमाबाद। उत्तरी पूर्व में अगर आप देख पाएंगे, सबसे पूर्व दिशा में यहां पर है आलमगीरपुर, और उत्तर में देखेंगे तो जम्मू का मांडा, और ये पश्चिमी भाग में है सुक्ता जिंडोर जो कि आज के पाकिस्तान में आता है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पन कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ब्रॉन्ज स्टैचू जो कि ये पाई गई है 4 इंच की है दोस्तों। त्रिभंगा पोज में ये नारी खड़ी है और ये मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से जो और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पशुपतिनाथ का मोहर जिसे प्रोटो शिवा के नाम से जाना जाता है। प्रीस्ट किंग, एक पंडित की स्टेटेड के स्टैचू मिली है छोटी सी, वो भी हमें यहीं से मिली है। कॉटन के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में पहली बार कहां से मिले हैं तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिले गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, जहां पर आप धान रखते थे, आज का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ सकते हैं उसे, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे कि 6 अन्नागार एक लाइन में, 6 ग्रेनरीज इन अ रो कहां पर मिले हैं, तो वो हड़प्पा में मिला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों वो है विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी इसे कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो में जो बिल्डिंग्स पाई गई थी दोस्तों, उसकी खास बात थी कि ये 2 मंजिला इमारत होती थी। लास्ट ईयर CGPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मोहनजोदड़ो की जो बिल्डिंग्स थी, घर थे, वो 2 मंजिला इमारत में थे? तो हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो पूरा शहर बसा हुआ था, अगर आप इसका एरियल व्यू या टॉप व्यू देखेंगे तो वो एक ग्रिड पैटर्न में था। स्ट्रीट्स जो थे वो 90 डिग्री में कटे हुए थे और एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करता था ये। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये बहुत ही आसान सवाल है, फिर भी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चाणक्य कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, इनके प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बाद में बिंबिसार और अशोक को भी सर्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया, तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। लेकिन जो उनके सुपुत्र थे बिंदुसार, इनके सुपुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने दोस्तों आजीविका सेक्ट को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था मेगास्थनीस। उनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी जो कि इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बताती है, उसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो मुद्राक्षस करके एक किताब थी जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल नाम से बताया गया है। वृषल, ये इनका
नाम था। इनके जो पुत्र हुए वो थे बिंदुसार, ना कि बिंबिसार, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंबिसार जो थे वो हरंग के वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर बिंदुसार इनके सुपुत्र थे। इनका अन्य नाम था अमित्रघात और इन्होंने आजीविका पंथ को अपनाया था। और इनके राजदूत जो थे उनका नाम था डेमस्कस। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके दरबारी का नाम था मेगास्थनीस और उनके सुपुत्र के दरबारी का नाम था डेमस्कस। चाणक्य द्वारा जो सबसे फेमस बुक लिखी गई है, आप सभी इसका नाम जानते होंगे, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बताता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देवनाम प्रियदर्शी यानी कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स, ये मौर्य सम्राट अशोक के लिए उपयोग किया गया था। उनके कई सारे अभिलेख में ऐसा कहा गया है उन्हें। तो अब अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जेम्स प्रिंसेप द्वारा डिसिफर किया गया था अशोक के शिलालेख को, जो मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। अशोक के जो मोस्ट फेमस शिलालेख हैं जिसमें एक है 13th रॉक एडिक्ट, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। 13th रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध। सेकेंड रॉक एडिक्ट जो है बहुत ही फेमस है, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर साउथ करके आप याद रख सकते हैं। दक्षिण के जो राजवंश हैं उनके बारे में अशोक के सेकेंड शिलालेख में बताया गया है। थर्ड जो है अशोक का जो थर्ड रॉक एडिक्ट है उसमें 3 पोस्ट के बारे में बताया गया है जो अशोक के साम्राज्य के समय काम करते थे। वो थे प्रादेशिका, रज्जुक और युक्त। ये 3 पद थे जो कि थर्ड एडिक्ट में बताया गया है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो उनके पुत्र और पुत्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है, महेंद्र और संघमित्रा। कहां भेजा था ये पूछा जाता है, श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक के मनसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो क्योंकि शहबाजगढ़ी और मनसेरा जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर था, तो इसमें दोस्तों खरोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। खरोष्ठी, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता जो था दोस्तों एक लैंड था जिसमें से टैक्स लिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यह सीता से तात्पर्य है इसका। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, ये आप ध्यान देंगे। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश जो था वो पहले किसके सामंत थे? अक्सर लोगों को इसमें बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, कुषाण वंश और सातवाहन में, क्योंकि सातवाहन के समकालीन भी थे गुप्त। लेकिन इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी, कुषाण वंश। ये कुषाण वंश के सामंत थे। कुषाण वंश के बहुत ही फेमस राजा जो हुए भारत में थे उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद कराई थी, चौथी बौद्ध संगति, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में, जिसको प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने और अश्वघोष ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे उनके द्वारा कराई गई बौद्ध संगति 1st AD में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और वासुमित्र या फिर अश्वघोष, अगर आपको ऑप्शन में रहे अश्वघोष तो वो टिक करेंगे आप, उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और सबसे पवित्र सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो भी कुषाण वंश के राजा वीमा कटफिस ने जारी किए थे, सबसे पवित्र, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म में महायान सेक्ट की स्थापना की, जो कि मूर्ति पूजन करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अगर आयरन का आपसे पूछा जाए एविडेंस तो ऑप्शन में है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी। तो सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। यहां से आयरन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि के साक्ष्य पूरी दुनिया में सबसे पहले कहां से मिले हैं तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है, यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऋग्वेद के जो हाइम्स और मंत्रस हैं उसको म्यूजिकल फॉर्म में पिरोया गया है सामवेद में।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं और इनके जो पंडित हैं उन्हें हम होत्री कहते हैं। थर्ड मंडल जो है ऋग्वेद का वो बहुत ही फेमस है, गायत्री मंत्र है इसमें, और वो सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए उसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है विश्वामित्र। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में गॉड ऑफ प्लांट्स यानी कि सोम रस के बारे में बताया गया है, सोमा। 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद से ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद के जो पंडित हैं उनका नाम क्या है तो उन्हें हम कहते हैं उद्गात्री। इसको याद करने का एक सीक्वेंस होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वैसे ही आप याद करेंगे होत्री, उद्गात्री, अध्वर्यु और ब्रह्मा। होत्री, उद्गात्री, उसके बाद अध्वर्यु और फिर ब्रह्मा। ये इसका सीक्वेंस है याद करने का। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो दोस्तों ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी कुछ, जैसा आज भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे ही वैदिक युग में सभा, समिति और विधत नामक ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी। तो ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 बार सभा का उल्लेख है, और वहीं अगर समिति का पूछा जाए तो 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख आता है समिति का। इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है विधत, सबसे ओल्डेस्ट जो ट्राइबल असेंबली है वो है विधत, और ये होती थी दोस्तों मंत्री परिषद। सभा से जो युगीन मतलब सभा का जो मतलब है इसमें वो है मंत्री परिषद, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सभा और समिति को दोस्तों अथर्ववेद में प्रजापति की बेटियों के रूप में उल्लेखित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, त्रिपिटक जो है वो एक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का? तो त्रिपिटक, अगर आपसे 3 ज्वेल्स पूछा जाए तो आंसर इसका चेंज हो सकता है, लेकिन अगर त्रिपिटक पूछा है तो यहां पर बौद्ध धर्म का यह आंसर होगा। आप सभी को मालूम होगा 3 पिटक है यहाँ पर, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांत दिए गए हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है, अनुशासन की टोकरी भी जिसे कहते हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में बताया गया है, और अभिधम्म पिटक को लिखा किसने है? उपाली ने, और विनय पिटक को लिखा किसने है? आनंद ने। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर और कुछ नहीं, टीचर्स जो थे, मार्गदर्शक जो थे, उन्हें ही कहा जाता था। अगर आप देखेंगे कुल संख्या में तो ये थे 24। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे वर्धमान महावीर, जो कि जंत्रिका कुल के थे। कुंदल ग्राम में इनका जन्म हुआ। ऋज्जुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। छत्तीसगढ़ में हमें 23वें जो पार्श्वनाथ थे इनके साक्ष्य मिलते हैं, और नकपुरा, अगर आप दुर्ग के पास एक जगह है वहां देखेंगे तो वहां एक मंदिर भी है जो कि इन्हीं को समर्पित है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो मृत्यु, जैसा कि आप जानते हैं, जन्म लुम्बिनी में हुई थी, नेपाल के पास। इनकी मृत्यु जो हुई थी ऑप्शन ए कुशीनारा या फिर कुशीनगर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु जो हुआ था कुशीनारा में। पहला सरमन अगर पूछा जाए दोस्तों तो पहला सरमन जो इन्होंने दिया था वो था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा श्रमण यानी कि टीचिंग्स अगर आपसे पूछा जाए तो श्रावस्ती नामक एक जगह है, यहां पर मैक्सिमम टीचिंग्स दी है इन्होंने। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजन नदी के किनारे हुई थी। तो वर्धमान महावीर को ऋज्जुपालिका नदी के किनारे और गौतम बुद्ध को निरंजन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म का दर्शन या रसायन विज्ञान? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय सबसे फेमस था। तो आज के लिए इस क्लास में इतने ही प्रश्न रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें प्राचीन भारत के कुछ और प्रश्न होंगे। इसके बाद ऐसे ही हम
मध्य भारत और फिर आधुनिक भारत में जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।